नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 2024 में सत्ता में नहीं लौटेगी बीजेपी, सियासी हालात बदलेंगे, ममता ने भरी हुंकार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संशोधित नागरिकता अधिनियम यानी कि CAA और राष्ट्रीय नागरिक पंजीयन NRC का इस्तेमाल कर रही है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल में CAA को कभी भी लागू नहीं होने देगी। बनर्जी ने भाजपा पर अलग राज्य की मांग उठाकर पश्चिम बंगाल में अलगाववाद को बढ़ावा देने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया और कहा कि वह कभी भी राज्य का विभाजन नहीं होने देगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। G20 के लोगों पर जयराम रमेश ने उठाया सवाल, बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। यह पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले ही इसके लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया। अब दोस्तों, G20 के लोगो पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक बड़ा बयान दिया। जयराम रमेश ने G20 के लोगो पर बने कमल के फूल की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए क्या कुछ कहा, वह जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, इस लोगो को लेकर जयराम रमेश ने कहा कि G20 का लोगो अब बीजेपी का चुनाव चिन्ह बन गया है। बीजेपी अपने प्रचार का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। ऐसे में एक वैश्विक संगठन की मेजबानी के लिए जारी किए गए लोगों पर कमल की फोटो होना, यह एक तरह की बेशर्मी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस में भारत से अल्पसंख्यकों को लेकर अमेरिका, बेल्जियम ने पूछे तीखे सवाल। जी हां दोस्तों, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC की बैठक में अमेरिका और बेल्जियम नागरिकता संशोधन कानून और हेट स्पीच पर भारत से सवाल कर रहे हैं। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यकारी समूह मानवाधिकारों पर चौथी यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू UPR मीटिंग के दौरान भारतीय पक्ष द्वारा पेश राष्ट्रीय रिपोर्ट की समीक्षा करेगा और भारत से सवाल जवाब भी करेगा। दोस्तों, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को बाकी सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा करने का अवसर दिया जाता है। यह समूह 7 से 18 नवंबर के दौरान कई देशों के रिकॉर्ड की भी जांच करेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता गुरुवार को होने वाली इस समीक्षा बैठक में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। संजय राउत 3 महीने के बाद जेल से हुए रिहा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज ही मिली है बेल। जी हां दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गए। कोर्ट की ओर से उन्हें आज ही जमानत मिली थी। दोस्तों, ईडी की ओर से 1 अगस्त को गिरफ्तार किए गए संजय राउत को 3 महीने बाद जमानत मिली। संजय राउत को 2 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई। ईडी की तरफ से फैसले पर स्टे की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने मांग को खारिज कर दिया था। ईडी ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए समय मांगा था, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया। अदालत ने एजेंसी को शिवसेना नेता की गिरफ्तारी को लेकर फटकार भी लगाई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट ने जैसे ही संजय राउत को जमानत का ऐलान किया, उनके समर्थकों ने तालियां बजाई। कोर्ट ने 21 अक्टूबर को जमानत याचिका पर दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। संजय राउत का जेल से निकलने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता हुआ साफ, लंदन हाईकोर्ट ने कहा प्रत्यार्पण का फैसला न तो नाइंसाफी न ही इसमें कोई दबाव। जी हां दोस्तों, भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। उसे वापस लाने के लिए भारतीय एजेंसियों ने सरकारी और कानूनी स्तर पर अर्जी दायर की थी। इसमें कहा गया कि नीरव ने भारत के बैंकिंग सिस्टम के साथ फ्रॉड किया, इसलिए उसे कानूनी प्रक्रिया के लिए भारतीय एजेंसियों के हवाले किया जाए। लंदन में आराम की जिंदगी गुजार रहे इस भगोड़े ने अपने बचाव में कई तर्क दिए। नीरव ने यहां तक कहा कि वो भारतीय कानून का सामना करने को तैयार है, लेकिन उसे भारतीय एजेंसियों के हवाले न किया जाए। जब निचली अदालत ने उसे भारत को सौंपने का फैसला किया तो उसने हाई कोर्ट का रुख किया और अब हाई कोर्ट ने भी उसकी पिटीशन खारिज कर दी। नीरव ने पिटीशन में कहा था कि भारत में जेलों की हालत बेहद खराब है और वहां उसे जान का खतरा भी हो सकता है। इसके जवाब में भारतीय एजेंसियों ने लंदन की अदालत को विस्तार से जानकारी दी और बताया कि नीरव सिर्फ बचने का रास्ता खोज रहा है। अदालत ने इसी आधार पर उसे भारत के हवाले करने का आदेश सुनाया। अदालत ने कहा कि नीरव को भारत के हवाले करने का फैसला न तो नाइंसाफी है और न ही इसे किसी के दबाव के तौर पर लिया जाना चाहिए।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, विधायकी को लेकर कल होगा फैसला। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने नफरत भरे भाषण के मामले में दोष सिद्धि पर रोक लगाने की समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की याचिका पर विशेष सत्र अदालत को कल यानी कि गुरुवार को ही सुनवाई करके फैसला सुनाने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसके साथ ही चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह आजम खान की अयोग्यता के मद्देनजर रामपुर सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर फिलहाल 10 नवंबर तक अधिसूचना जारी न करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान की याचिका पर अदालत का फैसला आने के बाद चुनाव आयोग 11 नवंबर या उसके बाद रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्विटर के बाद अब फेसबुक इंस्टाग्राम में होगी बम्पर छटनी, मार्क जकरबर्ग ने लिया सख्त फैसला। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और टेक की दुनिया में तहलका मचा हुआ है, क्योंकि ट्विटर के टेक ओवर के बाद CEO एलन मस्क ने प्लेटफॉर्म के कर्मचारियों को अचानक निकालना शुरू कर दिया है। ट्विटर के कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के काम से निकाल दिया गया है और इस पर काफी कोहराम मचा हुआ है। अब दोस्तों ट्विटर के बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के कर्मचारियों की नौकरी भी खतरे में है। दरअसल दोस्तों इन प्लेटफॉर्म्स की पेरेंट कंपनी मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग ने अनाउंस किया है कि वो भी मेटा में ले ऑफ की शुरुआत कर रहे हैं। मेटा के CEO जकरबर्ग ने हाल ही में कंफर्म किया कि वो एलन मस्क की तरह अपनी कंपनी में कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर रहे हैं। मार्क ने कहा कि वो अपने ग्लोबल वर्क फोर्स से लगभग 13% कर्मचारियों को अलविदा कहने वाले हैं और इनमें सभी एप्स और रियल्टी लैब्स के लोग भी शामिल होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, BSF को बड़ी सफलता, फिरोजपुर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मंडरा रहे पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया। जी हां दोस्तों, पंजाब में सीमा सुरक्षा बल को बड़ी सफलता मिली है। फिरोजपुर में BSF जवानों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मंडराते पाकिस्तान के एक ड्रोन को मार गिराया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान की तरफ भारतीय सीमा पर ड्रोन गतिविधियों में काफी तेजी आई है। 14 अक्टूबर को ही अमृतसर में BSF ने एक ड्रोन को मार गिराया था। यह ड्रोन पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में घुसा था। BSF के एक अधिकारी के मुताबिक शाहपुर सीमा चौकी पर BSF कर्मचारियों ने सुबह करीब 4:30 बजे पाकिस्तान की ओर से एक ड्रोन आते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने 17 गोलियां चलाई। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले साल के मुकाबले पाकिस्तान से सटी भारतीय सीमा में ड्रोन एक्टिविटी दुगनी हो गई है। पिछले साल यानी कि साल 2021 में जहां 109 ड्रोन की गतिविधियों को देखा गया था, वहीं इस साल सितंबर तक यह आंकड़ा 214 हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेपाल में देर रात 6.3 तीव्रता का भूकंप, 6 की मौत, दिल्ली यूपी समेत 5 राज्यों में झटके। जी हां दोस्तों, पड़ोसी देश नेपाल में मंगलवार को देर रात 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। झटके भारत के यूपी, दिल्ली समेत उत्तर भारत के 5 राज्यों में भी महसूस किए गए। लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार नेपाल में भूकंप 9 नवंबर रात 1:57 पे आया। एपिसेंटर नेपाल के मणिपुर में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। यहां 2-3 जिले में घर गिरने से 6 लोगों की जान चली गई। PM शेर बहादुर देउबा ने दुख जाहिर किया। सेना तलाशी और बचाव अभियान में जुट गई है। वहीं दोस्तों नेपाल में भूकंप के बाद दिल्ली और NCR में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जस्टिस चंद्रचूड़ बने 50वें CJI। शपथ के बाद अपने चैम्बर में तिरंगे को नमन किया। 44 साल पहले पिता भी बने थे चीफ जस्टिस। जी हां दोस्तों, जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बुधवार को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्थित बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने CJI की कुर्सी पर बैठने से पहले अपने केबिन में तिरंगे को नमन भी किया। शपथ लेने के बाद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने मीडिया से कहा, देश के आम लोगों की सेवा करना मेरी पहली प्राथमिकता है। रजिस्ट्री और न्यायिक प्रक्रिया में सुधार करूंगा। मेरे शब्द नहीं, मेरा काम बोलेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक रहेगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ के पिता YV चंद्रचूड़ भी 44 साल पहले चीफ जस्टिस थे। वह सबसे ज्यादा समय तक देश के चीफ जस्टिस रहे। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला मौका है जब एक पूर्व CJI के बेटा इस पद तक पहुंचा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
गिरावट में बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 151 अंक गिरकर 61,033 पर बंद, निफ्टी भी 45 अंक टूटा, रुपया हुआ मजबूत। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 151 अंकों की गिरावट के साथ 61,033 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 45 अंक गिरकर 18,157 के स्तर पर आ गया। हालांकि दोस्तों, आज शेयर बाजार की शुरुआत पॉजिटिव रही थी। सेंसेक्स 119 अंकों की बढ़त के साथ 61,304 के स्तर पर खुला था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि निफ्टी 18,288 के स्तर पर खुला था। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में गिरावट देखने को मिली, वहीं सिर्फ 8 शेयरों में बढ़त रही। आज दोस्तों, डॉलर के मुकाबले रुपया हल्का मजबूत हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपया 45 पैसे मजबूत हो गया। अब $1 की कीमत रुपए में 81.47 हो गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ट्विटर की फ्री सर्विस खत्म हो सकती है, इस्तेमाल की सीमा तय होगी, सब्सक्रिप्शन पर फैसला जल्द। जी हां दोस्तों, पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के इस्तेमाल के लिए सभी यूजर्स को फीस देनी पड़ सकती है। प्लेटफॉर्म की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के नए बॉस एलन मस्क सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज करने का प्लान कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल ही में एक मीटिंग में मस्क ने कर्मचारियों के साथ इस विचार पर चर्चा की थी। मस्क का प्लान है कि यूजर्स को फ्री में लिमिटेड टाइम की एक्सेस मिले। इसके बाद ट्विटर यूज करने के लिए यूजर्स को सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा। हालांकि इसमें कितना समय लगेगा और क्या मस्क इसको गंभीरता से ले रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं, यह अभी साफ नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी की टीम फिलहाल नए वेरिफिकेशन सब्सक्रिप्शन फीचर पर काम कर रही है। कंपनी को रोजाना 32 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वो नए मॉडल से रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं। मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा है। वो जल्द इसकी भरपाई करना चाहते हैं। ट्विटर पर भारी कर्ज है, वो इसे खत्म करने के लिए एडवर्टाइजर्स पर निर्भर नहीं रहना चाहते। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप 2022 बड़े मैच में चमके बाबर और रिजवान, न्यूजीलैंड को हरा पाकिस्तान तीसरी बार फाइनल में। जी हां दोस्तों, आईसीसी T20 विश्व कप 2022 के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना न्यूजीलैंड से था। टॉस जीतकर केन विलियमसन ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। डेरेन मिचेल के अर्धशतक के दम पर टीम 4 विकेट पर 152 रन का स्कोर खड़ा कर सकी। जवाब में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की धमाकेदार पारी के दम पर 19.1 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। दोस्तों, आसान जीत के साथ टीम ने तीसरी बार T20 विश्व कप फाइनल में जगह बना ली है। पाकिस्तान की टीम ओपनिंग को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन सेमीफाइनल जैसे कड़े और बड़े मुकाबले में दोनों ने धमाकेदार शुरुआत की। कप्तान बाबर और रिजवान ने पहले विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी कर मैच लगभग वहीं खत्म कर दिया। बाबर ने 42 गेंद पर 7 चौके जमाते हुए 53 रन की पारी खेली। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब आज मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच में है। वैसे आप कमेंट करके बताइए कि आज का मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मोरबी हादसे के सवाल पर नितिन गडकरी बोले, ऐसा सिस्टम लाऊंगा कि कमजोर पुल के बारे में बज उठेगा अलार्म। जी हां दोस्तों, गुजरात के मोरबी पुल हादसे से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वह एक ऐसा सिस्टम लगाएंगे कि कमजोर हो रहे ब्रिज के बारे में पहले से पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि पुल कहीं भी खराब हो उसके बारे में दिल्ली में कंप्यूटर में पता चल जाएगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 अक्टूबर को मोरबी में हुए केबल पुल हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। चुनावी राज्य में इस दर्दनाक हादसे के बाद राज्य और केंद्र की बीजेपी नीत सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष मोरबी पुल हादसे को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है। हादसे को लेकर विपक्ष की ओर से की जा रही आलोचना और मांगे जा रहे समाधान को लेकर एक समाचार टीवी चैनल ने जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि कई पुलों का रिकॉर्ड तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, दुनिया की टेक्नोलॉजी पर अध्ययन किया। नासिक में हमारे कुछ लोगों ने एक ऐसा रिसर्च किया है कि हम पुल को ऐसे एक सिस्टम से लगा देंगे कि दिल्ली में बैठकर हमारे कंप्यूटर पर हमको पता चल जाएगा कि कौन सा पुल गिरने वाला है, कौन सा कमजोर हुआ है। मैंने 80,000 पुलों का एक रिकॉर्ड तैयार किया है और मैं अभी 3-4 लाख पुलों का रिकॉर्ड तैयार करूंगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। जी हां दोस्तों, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई है। नितिन पटेल ने प्रदेश अध्यक्ष को इस संबंध में चिट्ठी लिखी है। पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने कुछ दिन पहले ही टिकट के लिए दावेदारी भी पेश की थी। हालांकि उन्होंने चुनाव न लड़ने का अचानक फैसला ले लिया। विजय रूपाणी ने अपने आप को गुजरात चुनाव से अलग करते हुए चुनाव न लड़ने का दावा करते हुए कहा कि मैंने सभी के सहयोग
से 5 साल तक सीएम के रूप में काम किया। इन चुनावों में नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाए। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने सीनियर लीडर्स को चिट्ठी लिखकर इस बारे में बता दिया है। हम चुने हुए उम्मीदवारों को जिताने के लिए मिलकर काम करेंगे। वहीं दोस्तों नितिन पटेल ने भी आला कमान को पत्र लिखकर चुनाव लड़ने में असमर्थता जाहिर की है। गुजरात के तकबरियन 8 पूर्व मंत्री इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, पूर्व मंत्री सौरभ पटेल, प्रदीप जडेजा, भूपेंद्र चुड़ासमा चुनाव नहीं लड़ेंगे। करीब 8 पूर्व मंत्रियों की सीटों पर बीजेपी युवा उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाने वाली है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। कर्नाटक में कांग्रेस नेता के बाद अब बीजेपी के पूर्व सांसद बोले, हिंदू कोई धर्म नहीं, जीवन जीने का एक तरीका है। जी हां दोस्तों, कर्नाटक बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद रमेश कट्टी ने हिंदू धर्म को लेकर अपनी खुद की परिभाषा दी है। बीजेपी नेता की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पिछले दिनों कांग्रेस नेता के द्वारा हिंदू शब्द को लेकर दिए गए बयान का बीजेपी ने जमकर विरोध किया था। कांग्रेस नेता सतीश जारकीहोली की हालिया टिप्पणियों को बीजेपी ने मुद्दा बना दिया था। बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश कट्टी ने कहा कि आज हिंदू धर्म की चर्चा हो रही है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह एक जीवन शैली है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। उन्होंने कर्नाटक बेलगावी में एक सार्वजनिक सभा में कहा, मैंने कई किताबें पढ़ी है, हिंदू शब्द कहां से आया है? हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीयता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कमाई में धोनी की धुआंधार बैटिंग, टाइम से पहले ही भर दिया इतने करोड़ का एडवांस टैक्स। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी यानी कि फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी केवल खेल के मैदान में ही नहीं बल्कि पैसे के मामले में भी किस्मत के धनी है। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि MS धोनी ने आयकर रिटर्न फाइलिंग में हर साल अच्छी बढ़ोतरी देखी जा रही है और वो साल दर साल कमाई के मामले में आगे बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी कारोबार की दुनिया में कामयाबी की नई सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। बिजनेस वेंचर के विस्तार के साथ ही उनकी निजी आमदनी में लगातार इजाफा हो रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की फाइल इसकी तस्दीक करती है। महेंद्र सिंह धोनी ने चालू वित्त वर्ष की पहली 6 मई यानी कि अप्रैल से अक्टूबर 2022 तक के लिए आयकर विभाग में बतौर एडवांस टैक्स 17 करोड़ रुपए जमा किए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में इस अवधि के लिए उन्होंने 13 करोड़ रुपए बतौर एडवांस टैक्स चुकाए थे। मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक उनकी आय में लगभग 30% की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका नासा का मून रॉकेट लॉन्च फिर टला, इस बार निकोल तूफान ने डाला खलल। जी हां दोस्तों, नासा ने मंगलवार को चंद्रमा के लिए अपने लंबे समय से विलंबित मिशन को फिर से टाल दिया, या यूं कहे नासा को फिर से अपने इस मिशन को रिशेड्यूल करना पड़ रहा है। इस बार इसकी वजह ट्रॉपिकल तूफान निकोल बना है। दरअसल दोस्तों नासा के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी जिम फ्री ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि एक लॉन्च प्रयास को 14 नवंबर के लिए निर्धारित किया गया था, अब 16 नवंबर को इसे दोबारा से किया जाएगा। न्यूज एजेंसी AFP के अनुसार इतने महीनों में बहुप्रत्याशित लॉन्च में यह तीसरी देरी है। फ्री ने ट्विटर पर लिखा कि हमारे लोग हमारे मिशन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। मालूम हो कि जिम फ्री नासा के एक्सप्लोरेशन सिस्टम डेवलपमेंट के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उन्होंने आगे लिखा कि ऑटोमिस के लिए हमारी लक्षित लॉन्च तिथि को बढ़ाता हूं। मैं कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता हूं और हमारी टीम को उनके परिवारों और घरों की जरूरतों को पूरा करने की अनुमति देता हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सबसे तेज है भारत की ग्रोथ, 2023 तक दुनिया के टॉप 3 में होगा देश का शेयर बाजार। जी हां दोस्तों, भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। वैश्विक रुझानों और देश द्वारा टेक्नोलॉजी और ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए प्रमुख निवेशों के आधार पर 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार भारत बन जाएगा। यह रिपोर्ट वैश्विक निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली की है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत पहले से ही दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, जिसने पिछले एक दशक में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की औसत वृद्धि दर 5.5% दर्ज की है। अब 1 अरब से अधिक लोगों के देश में स्थापित किए गए 3 मेगा ट्रेड, ग्लोबल ऑफशोरिंग, डिजिटलाइजेशन और एनर्जी ट्रांसमिशन भारत को अभूतपूर्व आर्थिक विकास की तरफ ले जाने को तैयार हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोने की कीमत में आई गिरावट, चांदी हुई महंगी। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी में सोने की कीमतों में आज फिर गिरावट आई है। हालांकि चांदी में हल्का उछाल देखने को मिला है। देश की राजधानी में सोने की कीमतों में आज 9 नवंबर 2022 को फिर से गिरावट दर्ज की गई। दोस्तों आज सोने की कीमत में 141 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई और यह 51,747 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 132 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़कर 62,400 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। दोस्तों आज डॉलर के मुकाबले रुपया भी मजबूत हुआ है और यह 50 पैसे मजबूत होकर 81 रुपए 42 पैसे पर पहुंच गया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर कौन रहे थे? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उन व्यक्तित्व का नाम जो कि भारत में प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक रहे थे, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए उनका नाम। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।